अंजलि मोहनपुर गांव में रहती है। उसका पति बिरजू नशेड़ी है और हर रोज अंजलि को मारता है। पैसे दे मुझे, पैसे दे, मुझे शराब पीना है। नहीं, घर में राशन नहीं है। मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी तो हमें खाली पेट रहना पड़ेगा। घर में एक बच्ची है, थोड़ी तो रहम करो। तू और तेरी बच्ची, एक दिन दोनों को खत्म कर दूंगा। ये बोलकर बिरजू अंजलि को मारता रहा और उससे पैसे छीन कर ले गया। अंजलि ने अपनी बेटी पूजा के साथ खाली पेट रात बिताई। अंजलि का हर एक दिन ऐसे ही बीतता है। बिरजू कोई काम धंधा तो करता नहीं है, वो बस अंजलि को मार पीट कर पैसे लेता है। अंजलि हर रोज एक फैक्ट्री में काम करने जाती है। वो साइकिल चलाकर काम पर जाती है। आज बहुत देर हो गई है, जल्दी से फैक्ट्री पहुंचना होगा। अंजलि देरी से फैक्ट्री पहुंचती है और उसका मालिक उसे उल्टा सीधा कहने लगता है। ये कोई टाइम है आने का? अगर तुम्हें काम नहीं करना है तो पहले ही बोल दो। नहीं साहब, इस काम की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है, मुझे काम से मत निकालिए। अंजलि दिन भर भारी सामान उठाने का काम करती है। वो करते करते उसकी कमर में दर्द होता है, लेकिन वो करे भी तो क्या करे। उसके पास और कोई जरिया भी नहीं है पैसे कमाने का। वो रात को कमर के दर्द से तड़पती रहती है। आह, मर गई मेरी कमर। माँ, आज कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है क्या माँ? हाँ बेटी, बहुत ज्यादा। रुकिए माँ, मैं मालिश कर देती हूँ। ये बोलकर पूजा मालिश कर देती है। अगले ही दिन दारू पीकर बिरजू कहता है। अंजलि, कैसी औरत है तू? मुझे एक लड़का नहीं दे पाई, मुझे लड़का चाहिए। देखिए, मेरी कमर की हालत बहुत खराब है, मैं इस हालत में माँ नहीं बन सकती। ये सब नाटक है, नाटक। मुझे एक लड़का चाहिए बस। बिरजू अंजलि के ऊपर फिर से अत्याचार करने लगा। अंजलि हर रोज ये सब सहती रही। कुछ दिनों बाद अंजलि को अचानक से चक्कर आ गया। आह! अंजलि बेहोश होकर गिर गई। तब पता चला कि अंजलि गर्भवती है। अंजलि चिंता में पड़ गई। बिरजू ने कहा, इस बार लड़का नहीं हुआ ना तो देखना मैं तेरी क्या हालत करता हूँ। अंजलि डर डर कर जीने लगी। वो गर्भवती अवस्था में ही काम पर जाती और पूरा दिन भारी सामान उठाने का काम करती, और बिरजू सिर्फ बैठ बैठ कर अंजलि के पैसों से दारू पीने लगा। अंजलि का एक और अच्छा गुण है, वो बहुत अच्छा खाना बनाती है। माँ, मैंने बहुत दिनों से आपके हाथ का खाना नहीं खाया, आज बनाओगी क्या? ठीक है बेटी, आज नान और छोले बनाती हूँ। काम से लौटने के बाद अंजलि ने नान और छोले बनाए। बिरजू अभी तक घर नहीं लौटा था। अंजलि और पूजा खाने बैठ गए। वाह माँ, आप तो कमाल का नान बनाती हो। तभी बिरजू आ गया। अच्छा, तो मेरे बिना माँ बेटी मिलकर नान खा रहे हैं। गंदी औरत, ये पैसे मुझे दे देती तो मैं और शराब पी सकता था। ये ले। अंजलि गर्भवती है, लेकिन फिर भी बिरजू ने उसका इलाज नहीं किया। बिरजू ने अंजलि को खूब मारा। इस तरह मार खाते खाते 9 महीने बीत गए और अंजलि की डिलीवरी का वक्त आ गया। अभी अंजलि को अस्पताल जाने की जरूरत है। इस दिन के लिए अंजलि ने थोड़ा थोड़ा करके पैसे जमा किए हुए हैं। कल मुझे अस्पताल में एडमिट होना पड़ेगा। कल इस घर में एक नया मेहमान आएगा। रात को अंजलि और पूजा सो जाते हैं। तभी बिरजू चारों तरफ पैसे ढूंढता रहता है। पैसे कहाँ हैं? पैसे कहाँ हैं? मुझे शराब पीना है। कहाँ है पैसे? और अलमारी में ढूंढते हुए बिरजू को अंजलि के जमाए हुए पैसे मिल जाते हैं। अरे वाह, इसने तो बहुत पैसा जमा के रखा है, आज तो मजा ही आ जाएगा। बिरजू उन पैसों को लेकर चला जाता है। अगले दिन सुबह सुबह अंजलि को लेबर पेन शुरू हो जाता है। आह आह आह, बहुत दर्द हो रहा है। आह! अंजलि ने अलमारी खोलकर देखा तो उसके जमाए हुए पैसे गायब हैं। वो चौंक गई। अरे अरे, मेरा पैसा कहाँ गया? ये जरूर उन्हीं का काम है। अब मैं अस्पताल में भर्ती कैसे होंगी? अंजलि बैठकर रोने लगी। अपनी माँ को रोता हुआ देखकर पूजा दौड़ते हुए आसपास के घर की औरतों को बुलाने चली गई। चाची, मेरी माँ को बहुत दर्द हो रहा है, आप चलिए ना। अंजलि से आसपास के सभी लोग प्यार करते हैं, इसलिए सभी औरतें तुरंत अंजलि के पास पहुंच गई। अरे पगली, रो क्यों रही है? हम मर गए हैं क्या? हाँ हाँ, हम करवाएंगे तेरी डिलीवरी, तू चिंता मत कर। अंजलि को बिस्तर पर ही सुलाया गया और उसके बाद सभी ने मिलकर अंजलि की डिलीवरी करवाई। लेकिन अंजलि को एक लड़की हुई। माँ, मेरी बहन आई है, मेरे घर मेरी बहन आई है। अंजलि चिंता में पड़ गई। वो तो लड़का चाहते थे, अब क्या होगा? बिरजू ने घर लौटकर देखा कि उसको फिर से एक बेटी हुई है। ये देखकर वो आग बबूला हो गया। अंजलि, तू मेरी बीवी बनने के लायक ही नहीं है, निकल जा इस घर से, निकल। ये बोलकर बिरजू ने अंजलि और उसकी दोनों बेटियों को घर से निकाल दिया।
अंजलि कुछ देर रोने धोने के बाद साइकिल लेकर वहां से चली गई। मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। अंजलि का मायका भी नहीं है क्योंकि उसके माता पिता जिंदा नहीं है और उसका बड़ा भाई उसे घर में घुसने नहीं देता है। फिर भी अंजलि उसके भाई के पास जाती है। उसे देखकर उसका भाई कहता है, जरूर तूने ही कोई गलती की होगी, नहीं तो जीजा जी तुझे निकाल नहीं देते। जा भाग जा यहाँ से, यहाँ तेरे लिए कोई जगह नहीं है। अंजलि फैक्ट्री चली गई लेकिन वहां से भी उसे धक्के मारकर निकाल दिया गया। नहीं, तुम और यहाँ काम नहीं कर सकती। इस हालत में तुम वैसे भी किसी काम की नहीं रही। चारों तरफ से धक्का खाकर अंजलि रास्ते में ही बैठ गई। वो उसकी छोटी बेटी को तो दूध पिला देगी लेकिन पूजा को क्या खिलाएगी और खुद भी क्या खाएगी। अब मैं क्या करूं? लगता है हम तीनों भूख से तड़पते हुए खत्म हो जाएंगे। अंजलि ये सब सोच ही रही थी कि तभी पूजा ने उसे बुलाया। माँ, वो देखो वहाँ आटा मैदा मिल रहा है। अंजलि ने देखा कि एक एनजीओ की तरफ से गरीबों को फ्री में चावल, आटा, मैदा, छोले और दाल दिया जा रहा है। ये देखकर अंजलि के दिमाग में एक आइडिया आता है। पूजा, क्यों ना हम छोले और तंदूरी नान बेचें? हाँ माँ, आप तो बहुत अच्छा नान बनाती हो। अंजलि और पूजा ने एनजीओ से मैदा और छोले ले लिया और एनजीओ वालों से विनती करने पर उन लोगों ने एक चूल्हे का भी इंतजाम कर दिया। अगले दिन अंजलि ने चूल्हे पर तंदूरी नान और छोले बनाना शुरू किया और अपनी नवजात बेटी को गोद में लेकर साइकिल पर ही नान बेचने लगी। साहब, इधर आइए, मेरी माँ के हाथ के छोले और तंदूरी नान खाइए। आइए आइए। पूजा के बुलाने पर 2-3 लोग ही आए। मुझे 2 तंदूरी नान और 1 प्लेट छोले दो। अंजलि ने उन लोगों को खाना दिया और खाना खाकर सभी के होश उड़ गए। ये नान और छोले तो बहुत ही अच्छे हैं। हाँ, नान कितना सॉफ्ट है, मजा ही आ गया। और लीजिए ना साहब। देखते ही देखते साइकिल के ऊपर बने हुए तंदूरी नान की दुकान के सामने भीड़ जमा हो गई। मुझे दीजिए बहन। मुझे 2 प्लेट पैक करके दीजिए। ऐसे ही पहले दिन में 2000 रुपए का मुनाफा हो गया। अंजलि बड़ी खुश हो गई। वाह, क्या बात है, अब तो पैसे ही पैसे होंगे। ऐसे ही करके अंजलि अमीर होती गई। उसने रहने के लिए एक घर भी भाड़े पर ले लिया। अंजलि के तंदूरी नान और छोले की डिमांड दिन ब दिन बढ़ती गई। पास के पुलिस स्टेशन से भी रोज ऑर्डर आने लगे। अंजलि बहुत पैसों की मालिक बन गई। ये सब कुछ जब बिरजू के कानों तक पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। मैं यहाँ पैसे न होने की वजह से शराब नहीं पी पा रहा हूँ और वहाँ अंजलि पैसे छाप रही है। मुझे आज ही उससे पैसे मांगने जाना होगा। बिरजू तभी अंजलि के पास गया और उससे पैसे मांगने लगा। अंजलि, मुझे पैसे दे। नहीं, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। मतलब? मैं तेरा पति हूँ, मैं जो कहूँगा तुझे मानना ही पड़ेगा। खाक का पति, तुमने ही मुझे घर से निकाल दिया था। ऐसे ही झगड़ा करते करते बिरजू ने अंजलि पर हाथ उठा दिया और तभी वहां एक पुलिस की गाड़ी आ गई और उसमें से 2 पुलिस ऑफिसर निकले। ये दोनों हर रोज अंजलि से छोले और नान खाते हैं। दोनों ही अंजलि को अपनी बहन की नजर से देखते हैं। बिरजू को ऐसी हालत में देखकर ऑफिसर ने बिरजू का हाथ पकड़ लिया। तू अपनी बीवी को मार रहा है, जानता है ये कानून के खिलाफ है। ये बोलकर उस ऑफिसर ने बिरजू को एक थप्पड़ मार दिया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। सर, आपने मुझ पर बहुत उपकार किया। नहीं अंजलि बहन, ये तो हमारा काम है। अब तुम तंदूरी नान बेचो, तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। बिरजू को 10 साल की सजा मिली और यहाँ अंजलि ने एक पक्की दुकान खोली और ऐसे ही वो अपनी दोनों बेटियों के साथ खुशी खुशी रहने लगी। सोनापुर गांव सुंदर पहाड़ियों और हरियाली के बीच बसा हुआ था। अक्सर साधु सोनापुर गांव के जंगल में तप करने के लिए जाते रहते थे, लेकिन सोनापुर गांव में एक चुड़ैल का साया था। वो चुड़ैल सोनापुर गांव के लोगों को बहुत तंग करती थी। वो लोगों को मारकर उनका खून पी जाती थी। एक दिन एक साधु आता है जो सोनापुर गांव के जंगल में तपस्या करने के लिए बैठ जाता है। वो साधु तेज आवाज में मंत्र पढ़ने लगता है। हिम भीम चंपा, पानी दे गंगा, सब बच्चों की नानी खत्म हुई कहानी। लेकिन साधु जिस पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या कर रहा था, उसी पेड़ के ऊपर वही चुड़ैल बैठी हुई उसे देख रही थी। अचानक वो चुड़ैल पेड़ के नीचे आकर साधु को धक्का देकर तपस्या भंग कर देती है और हंसने लगती है। साधु क्रोध में आ जाता है और चुड़ैल की ओर देखकर गुस्से से बोलता है, कौन है तू? आंखों से अंधा है क्या रे साधु? दिखाई नहीं देता कि मैं एक चुड़ैल हूँ? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी तपस्या भंग करने की? तू मेरी शक्तियों को जानती नहीं चुड़ैल। जा जा, बहुत देखे हैं तेरे जैसे पाखंडी साधु। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पेड़ के नीचे तपस्या करने की? ये पेड़ तेरे बाप की नहीं है चुड़ैल। मैंने तेरे बारे में गांव वालों से सुन रखा था।
तूने सोनापुर गांव के लोगों का जीना हराम कर रखा है। मैं तुझे श्राप देता हूँ, आज के बाद तेरा हमेशा पेट खराब रहेगा। इतना कहकर साधु वहाँ से चला जाता है। साधु के वहाँ से जाते ही चुड़ैल के पेट में गड़गड़ होने लगती है। अरे ये मैंने क्या कर दिया, मैं तो इसे पाखंडी साधु समझ रही थी, ये तो पहुंचा हुआ साधु निकला। मेरे पेट में गड़गड़ हो रही है, मुझे तो बहुत तेजी से शौच आ रही है। इतना कहकर चुड़ैल भागती हुई खेतों में शौच करने के लिए चली जाती है। उस दिन के बाद से चुड़ैल का पेट खराब रहने लगता है। वो जब कभी भी अपने शिकार के लिए जंगल से निकलती, उसके पेट में गड़गड़ होने लगती। एक दिन की बात है, सोनापुर गांव के राका और बल्लू उस जंगल से गुजर रहे होते हैं। रास्ते में बल्लू राका से बोलता है, राका भाई, यहाँ से जल्दी जल्दी चलो, ये उसी चुड़ैल का इलाका है जो हमारे गांव के लोगों को मारकर खून पी जाती है। पागल हो गया है क्या बल्लू, कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं होती। अरे राका भाई, आप गांव में कम शहर में ज्यादा रहते हो, इसलिए आपको इस गांव के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। अबे ये चुड़ैलें केवल फिल्मों में होती हैं, हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक बात याद रखना राका भाई, जिस दिन तुम्हारे सामने चुड़ैल आ गई ना, उस दिन तुम्हारी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। वैसे तुम्हारे हाथ में क्या है? ये अरे मेरी पत्नी ने शहर से हगीज के पैकेट मंगवाए थे, ये वही है। हैं? हगीज के पैकेट? अरे लेकिन तुम्हारा लड़का तो पूरे 6 साल का हो गया है, मुस्टंडा कहीं का अभी भी हगीज पहनता है। अब चुप कर, हम शहर के लोग मॉडर्न होते हैं, तू गांव का गवार क्या समझेगा। बड़े मॉडर्न बने फिरते हो, ये क्यों नहीं कहते कि तुम शहर के लोगों के बच्चों की पैंट में ही निकल जाती है। बल्लू और राका यही बातें करते हुए चले जा रहे थे। अचानक चुड़ैल बल्लू और राका के सामने आकर खड़ी हो जाती है। चुड़ैल को देखकर राका की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और वो हकलाते हुए बोलता है, चुड़ैल, अरे बल्लू भाई, तुम सही कह रहे थे, यहाँ तो वास्तव में एक चुड़ैल रहती है। अरे मैं तुमसे इतनी देर से बोल रहा था राका भाई कि यहाँ से जल्दी चलो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब भुगतो, हम दोनों मारे जाएंगे। राका चुड़ैल के सामने हाथ जोड़कर बोलता है, चुड़ैल जी मुझे जाने दो। चुड़ैल राका को देखकर गुस्से से बोलती है, बहुत दिनों बाद मुझे इंसानी मांस खाने को और खून पीने को मिलेगा। पेट खराब होने की वजह से मैं इस जंगल से बाहर नहीं जा सकती। जंगल की जड़ी बूटी खाकर मैं तंग आ चुकी हूँ, मगर मेरा पेट है जो सही होने का नाम ही नहीं लेता। इतना कहकर चुड़ैल राका को मारने ही वाली होती है कि तभी उसकी नजर राका के हाथ में हगीज के पैकेट पर पड़ती है। चुड़ैल राका के हाथ से वो हगीज का पैकेट छीनकर बोलती है, ये क्या है? चुड़ैल जी, ये हगीज है। राका चुड़ैल को हगीज के पैकेट और इस्तेमाल के बारे में सब बता देता है। ये तो तूने मुझे बड़े काम की चीज दी है, जा अब तुझे नहीं खाऊंगी, लेकिन तेरे इस दोस्त को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि बहुत दिनों से भूखी रहकर मैं कमजोर हो गई हूँ। इतना कहकर चुड़ैल बल्लू को पकड़ लेती है और उसे मारकर उसका खून पी जाती है। राका डरते हुए चीखते चिल्लाते वहाँ से भाग जाता है। बल्लू का मांस पेट भर के खाने के बाद चुड़ैल के पेट में फिर से गड़गड़ होने लगती है। वो तुरंत हगीज निकालकर पहन लेती है। इधर राका भागता हुआ सोनापुर गांव में चला जाता है और चीखने और चिल्लाने लगता है, अरे गांव वालों, अरे देखो, उस चुड़ैल ने मेरे दोस्त बल्लू को मार दिया। अरे गांव के निठल्लो निकम्मो, अपने घरों से बाहर निकलो। राका की बात सुनकर सभी गांव वाले अपने घरों से बाहर आ जाते हैं। गांव का मुखिया राका से बोलता है, क्या हुआ रे राका, क्यों कुत्ते की तरह रात में भौंक रहा है? इतनी देर से हलक फाड़कर चिल्लाए जा रहा है। राका ने सारी घटना मुखिया को बता दी। मुखिया गुस्से से राका से बोलता है, एक तो तू अपने दोस्त को अकेला मरने के लिए छोड़ आया और ऊपर से गांव वालों को निठल्ला और निकम्मा बोल रहा है। अरे तो तुम क्या चाहते थे मुखिया जी, कि मैं भी उस चुड़ैल का शिकार बन जाता? अरे मैं बीवी बच्चों वाला आदमी हूँ। अरे तो बीवी बच्चों वाला आदमी है तो क्या अपने दोस्त को अकेला छोड़कर भाग जाएगा? मुखिया की बात सुनकर गांव के एक बुजुर्ग ने मुखिया से कहा, राका ने बहुत बड़ी गलती कर दी उस चुड़ैल को हगीज का पैकेट देकर। तुम देखना, वो चुड़ैल गांव के अंदर आकर पहले की तरह ही सबको जान से मार देगी। बुजुर्ग ने इतना कहा ही था कि चुड़ैल की वहाँ पर डरावनी डरावनी आवाज आने लगती है। सभी गांव वाले डर जाते हैं। तभी सब देखते हैं कि चुड़ैल गांव की ओर ही चलकर आ रही होती है। अरे भागो रे भागो, गांव वालों सब अपनी जान बचाकर भागो। मुखिया के इतना कहते ही सभी गांव वाले डर से अपने अपने घरों में चले जाते हैं। गांव में सन्नाटा देखकर चुड़ैल हंसती हुई बोलती है,
अरे गांव वालों, घबराओ मत, आज मैं किसी को नहीं मारूंगी। आज मैं अपना खाना खा कर आई हूँ। मैं यहाँ पर सिर्फ ये बताने आई हूँ कि मैं कल से यहाँ पर आऊंगी। अब मुझे किसी बात की कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मेरे पास हगीज है। कल से मैं रोज हमेशा की तरह इस गांव में अपना शिकार पकड़ कर ले जाऊंगी। इतना कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। उस रात के बाद चुड़ैल रोज गाँव और गांव के किसी भी व्यक्ति को पकड़ कर ले जाकर मार देती। एक दिन गांव वाले सभी लोग चुड़ैल से छुटकारा पाने का उपाय सोच रहे थे कि तभी वहां से वो साधु गुजर रहा होता है। गांव के लोगों का लटका हुआ मुंह देखकर वो साधु गांव के मुखिया से पूछता है, क्या हुआ रे मुखिया, ये सब लोग मुंह क्यों लटकाए बैठे हैं? क्या गांव की लड़की किसी शहर वाले के साथ भाग गई है? आपको मजाक सूझ रहा है साधु महाराज? यहाँ हमारी जान पर बनी हुई है। क्या हुआ? एक चुड़ैल के आतंक से हम सभी लोग परेशान थे, मगर हमने सुना कि किसी साधु ने उस चुड़ैल को श्राप दिया कि उसका पेट हमेशा खराब रहेगा। उस दिन के बाद से चुड़ैल ने इस गांव में आना छोड़ दिया, मगर हमारे गांव का एक बेवकूफ उस चुड़ैल को हगीज का पैकेट दे आया। अब वो चुड़ैल हगीज पहनकर रोज रात में हमारे गांव आती है और किसी भी व्यक्ति को उठाकर ले जाकर मारकर उसका खून पी जाती है। वो साधु मैं ही हूँ मुखिया। क्या वो साधु आप ही हैं? साधु महाराज, अब आप ही हमें उस चुड़ैल से छुटकारा दिला सकते हैं। ठीक है, चलो मेरे साथ सब लोग जंगल की ओर। साधु के साथ सभी लोग जंगल की ओर चले जाते हैं। सभी लोग देखते हैं कि चुड़ैल हाथ में हगीज का पैकेट पकड़े हुए थी और हगीज पहन रही थी और खुद से बातें कर रही थी। अरे, इसमें तो अब एक ही हगीज बची है, ये भी खत्म हो गई तो फिर मैं क्या करूंगी? इतना तो मैं समझ गई हूँ कि ये हगीज शहर में मिलती है। कोई बात नहीं, मैं शहर से ही हगीज के पैकेट ले आया करूंगी। तभी चुड़ैल के सामने वो साधु आ जाता है। उस साधु को देखकर चुड़ैल आग बबूला हो जाती है। तू तो वही साधु है जिसने मुझे श्राप दिया था। तेरी वजह से मुझे कितने दिन भूखा रहना पड़ा, मगर देख अब मेरे पास हगीज है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तेरी बातें सुन रहा था बेवकूफ चुड़ैल। तेरे पास एक ही हगीज बची है, यह भी खत्म हो जाएगी तो तू शहर के लोगों को अपना शिकार बनाएगी। अरे वाह, तू तो बड़ा होशियार साधु है। तेरा वक्त खत्म हो गया है चुड़ैल। उस वक्त मैंने तुझे श्राप दिया था कि तेरा पेट खराब हो जाए, लेकिन अब मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू अभी और इसी वक्त जलकर भस्म हो जाए। साधु के इतना बोलते ही चुड़ैल के शरीर में आग लग जाती है। वो साधु से बहुत मिन्नतें करती है, मगर साधु नहीं मानता। कुछ ही देर में चुड़ैल जलकर राख हो जाती है और गांव वालों को चुड़ैल से मुक्ति मिल जाती है।